नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 48th डे है और पार्लियामेंट का 8वां दिन है। आज का जो टॉपिक हमारा वो है आर्टिकल 107 107 प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 107 लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। जो भी बिल होगा, हम मान लेते हैं एबीसी बिल है कोई, ये बिल को ऑर्डिनरी बिल है जो है, इसको सेम स्टेज से पास करना पड़ेगा दोनों हाउसेज में, यानी कि लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। और किसी भी बिल को हम तब तक एक्ट नहीं मानेंगे जब तक वो ड्यूली इनेक्टेड नहीं है, अर्थात जो भी प्रोविजन दिया हुआ है उसके तहत अगर पास हुआ है तो ठीक है, उसको हम एक्ट मानेंगे। अगर नहीं पास हुआ है तो उसको हम एक्ट नहीं मानेंगे। बिल जो होता है जनरली जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो आपका पब्लिक बिल और दूसरा आपका प्राइवेट बिल। ज्यादातर जो भी प्रोविजंस हैं दोनों के दोनों सेम है, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं इसमें, और वो डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं हम लोग। पब्लिक बिल वो बिल होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट बिल ऐसा होता है कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर, यानी कि बीजेपी के मिनिस्टर हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो पब्लिक बिल कहा जाएगा। बीजेपी के मेंबर हो या फिर आईएनसी के मेंबर हो, अदर देन मिनिस्टर जो भी इंट्रोड्यूस करेगा बिल को, उस बिल को प्राइवेट बिल कहेंगे। पब्लिक बिल जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, रूलिंग पार्टी उसकी नीतियों को बताता है, जबकि प्राइवेट बिल जनरली अपोजिशन पार्टी की जो नीति होती है उसको दर्शाता है। पार्लियामेंट में जाहिर सी बात है जो रूलिंग पार्टी है, तो पब्लिक बिल हैज अ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, वेयर एज प्राइवेट बिल जो है लेसर चांस है। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट बिल जो है इतिहास में पास हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई पब्लिक बिल है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाउस में उसकी रिक्वायरमेंट होती है 7 डेज की नोटिस, जबकि प्राइवेट बिल के लिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। यहाँ 7 डेज और यहाँ आपको 30 डेज, यानी कि 1 मंथ का नोटिस देना जो है जरूरी है, अनिवार्य है। अगर मान लीजिए किसी केस में पब्लिक बिल जो है उसका रिजेक्शन हो जाता है, यानी कि वो पास नहीं हो पाता है, उस हाउस से लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और वो पास ही नहीं हो पाया, तो इसका ये मतलब हो रहा है कि पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस जो है गवर्नमेंट वो लूज कर सकती है एंड इट मे लीड्स टू इट्स रेजिग्नेशन, जबकि प्राइवेट बिल में ऐसा नहीं होता है। नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, क्योंकि प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस किए हैं या फिर जो ऑपोजिशन का है वो इंट्रोड्यूस किया है। जो पब्लिक बिल है उसकी ड्राफ्टिंग होती है कंसर्न डिपार्टमेंट से इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट, जबकि यहाँ की ड्राफ्टिंग जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसकी ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मेंबर कंसर्न जो इंट्रोड्यूस किया है उसकी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। बिल्स कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे इंट्रोड्यूस होते हैं? तो पहला हो गया ऑर्डिनरी बिल, जो कि 107 में हम देखेंगे। दूसरा है मनी बिल, तो मनी बिल जो है 109 और 110 में है, वो हम आगे देखेंगे। तीसरा है आपको फाइनेंशियल बिल, जो कि मनी बिल के साथ 117 में कवर करेंगे हम लोग। और चौथा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और ये आर्टिकल 368 में कवर। तो सबके प्रोविजंस अलग हैं, बट यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है वो आर्टिकल 107 दैट इज ऑर्डिनरी बिल, और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एवरी ऑर्डिनरी बिल, जो भी ऑर्डिनरी बिल है, हैज टू पास थ्रू फॉलोइंग 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड्स अ प्लेस इन स्टैच्यू बुक। जैसे ऑर्डिनरी बिल में क्या हुआ, जैसे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 में आया था। उसके बाद आपका आया था ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक बिल, ये आया था आपको 2019 में ही। दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करना था, तो 2019 में उसके लिए भी बिल आया था। ये सारे के सारे क्या ऑर्डिनरी बिल होते हैं। जबकि हम संविधान में संशोधन करते हैं, जैसे 104th अमेंडमेंट एक्ट आया, 102nd आया, 5th आया, 6th आया, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर रहा है, तो वो ऑर्डिनरी बिल नहीं होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। तो जो भी ऑर्डिनरी बिल है उसके 5 स्टेजेस होते हैं पार्लियामेंट में पास होने के। वो स्टेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट रीडिंग। जो ऑर्डिनरी बिल है यानी ओबी हम लिखते हैं, ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में कैन बी introduced in either हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कीजिए या फिर राज्यसभा में। इंट्रोड्यूस कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर, यानी कि पब्लिक बिल भी हो सकता है, और अदर मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अदर मेंबर यानी कि प्राइवेट बिल भी हो सकता है। तो फर्स्ट रीडिंग में जो होता है जनरली, यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है। आपने किसी भी बिल को, एबीसी बिल को इंट्रोड्यूस किया, वो फर्स्ट रीडिंग में किया जाता है। यहाँ पर डिस्कशन कुछ नहीं होगा, कोई वोटिंग नहीं होगा। आपने इंट्रोड्यूस किया, लेटर इसी बिल को गैजेट ऑफ इंडिया में जो है पब्लिश कर दिया जाता है।
गैजेट ऑफ इंडिया। अर्थात अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट रीडिंग जो है उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट रीडिंग इज कंसर्न विद इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया। ये होता है पहला रीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग जो होता है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो होता है ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ बिल, वो होता है सेकेंड स्टेज। यहां पे क्या क्या होता है? स्क्रूटिनाइज, यानी कि स्क्रूटिनी, उसकी डिटेल स्क्रूटिनी होती है, जांच पड़ताल होता है, और उसके स्क्रूटिनी के बाद फाइनल शेप जो है बिल का वो लेता है, फाइनल शेप ऑफ द बिल। अर्थात जो सेकेंड स्टेज है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्या होता है? तो जो भी कंसिडरेशन है बिल का, जो भी डिस्कशन है बिल पे, चाहे वो क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन हो या फिर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो, ये सब कुछ जो होता है सेकेंड स्टेज में होता है। और इसमें जो है ज्वाइंट कमेटी हो गया, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं या फिर सेलेक्टेड कमेटी हो गया, ये सब देखते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं कि क्या बिल में कुछ चीज़ें हैं, बदलाव किया जा सकता है, कुछ जोड़ा जा सकता है, सारी चीज़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो होता है आपका सेकेंड रीडिंग होता है। यहाँ पे बिल का कंसिडरेशन होता है, यहाँ पे बिल पे डिस्कशन होता है, और जो भी सुधार करना होता है वो हम सेकेंड रीडिंग में कर लेते हैं। उसके बाद आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में यहाँ पे डिबेट जो है कन्फाइंड होता है कहाँ पे? इधर यू एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल। अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते आप यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अमेंडमेंट्स जो हमने दूसरे स्टेज में कर लिया है। कोई स्क्रूटनी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमने दूसरे स्टेज में कर लिया है। इंट्रोडक्शन हमने पहले स्टेज में कर लिया था, डिटेल डिस्कशन, स्क्रूटनाइजेशन या कंसिडरेशन वो हमने सेकेंड रीडिंग में कर लिया। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वोटिंग होता है। जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो वोट करेंगे, इधर यस इधर नो, या अपने हाथ खड़े करो या फिर हाथ नीचे रखो, ऐसे ही वोटिंग होती है सारी चीज। इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, मेजोरिटी यानी कि 200 लोग हैं, तो उसमें से 125 लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ ठीक है हम इस बिल को सहमति देते हैं, तो ये माना जाएगा कि लोकसभा से ये बिल जो है पास हो चुका है। यानी कि वोटिंग का जो प्रोसीजर है ये सब कुछ किसमें होता है? थर्ड रीडिंग में होता है। उसके बाद जैसे ही तीसरा रीडिंग खत्म होता है तो बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इधर ए चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, और उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस। यानी कि हमने देखा कि सपोज एबीसी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दूसरे हाउस में कहां पहुंचेगा? यानी कि राज्यसभा में पहुंचेगा। और बिल को तभी माना जाएगा पास हुआ है पार्लियामेंट में जब दोनों हाउसेस ने उस पर, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, बोथ अग्रीड विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स। और दूसरे हाउस के पास क्या पावर होता है? तो दूसरे हाउस यानी कि राज्यसभा के पास भी सेम पावर होगा। यहां पे बिल जो है फर्स्ट रीडिंग में जाएगा, यानी इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद सेकेंड रीडिंग में जाएगा, कंसिडरेशन होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद थर्ड रीडिंग में जाएगा, वहां भी वोटिंग होगी। तो तीनों स्टेज वहां भी पास करते हैं। बिल जब दूसरे हाउस में पहुंचता है पहले हाउस से पास होने के पास, तो उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं? तो उनके पास जनरली जो है 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं दूसरे हाउस में। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला, इट मे पास द बिल, मे पास द बिल, यानी कि जो बिल आया था एबीसी उसको इन्होंने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया लोकसभा से जो आया था, विदाउट अमेंडमेंट्स। दूसरा क्या कर सकते हैं? इट मे पास द बिल, मे पास द बिल विथ अमेंडमेंट्स। तो जैसे अमेंडमेंट्स करेंगे तो ये क्या होता है? ये पहुंचेगा लोकसभा में फॉर रिकंसिडरेशन। तीसरा क्या कर सकते हैं ये? इट मे रिजेक्ट द बिल। चौथा, मे नॉट टेक एनी एक्शन, अर्थात जो बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा गया, लेकिन यहां पे मैक्सिमम टाइम इनके पास 6 मंथ तक जो है वो बिल को पेंडिंग रख सकते हैं। बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, बिल पहुंचा राज्यसभा में, राज्यसभा के पास भी सारी चीजें पावर है, वो 3 स्टेजेस के, और राज्यसभा के पास 4 ऑल्टरनेटिव है। या तो वो उस बिल को पास कर दे बिना अमेंडमेंट के, तो बिल हम मानेंगे कि दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। या फिर वो बिल को पास करे लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके और लोकसभा के पास जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए। या फिर इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया बिल को, या फिर कोई एक्शन ही नहीं लिया, 6 महीने तक बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या राइजेज होता है? अगर राज्यसभा ने पास कर दिया विदाउट अमेंडमेंट,
विथ अमेंडमेंट कर दिया तो सपोज दैट लोकसभा मान जाती है कि ठीक है ये सारे अमेंडमेंट्स को हम मान लेते हैं, तो हम मानेंगे इस दोनों केस में द बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, और फिर जाता है ये प्रेसिडेंटियल एसेंट के पास। ये हो गया नॉर्मल सिनारियो में। दूसरे केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए लोकसभा ने जो बिल आया था विद अमेंडमेंट, लोकसभा ने क्या कर दिया, अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया कि भाई इसीलिए तो हम बिल लाए थे और इसी प्रोविजन को हम जो है बदलाव कर दे, नहीं कर ही नहीं सकते। सेकेंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल ऑल टुगेदर, यानी राज्यसभा ने तीसरा प्रोविजन यूज किया था, उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया था। चौथा केस हमने देखा था क्या है, 6 मंथ तक बिल जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, ये तीनों सिचुएशन जो है क्रिएट करता है, अगले प्रोविजन में देखेंगे हम, इसको कहते हैं डेडलॉक, यानी कि बिल जो है एकदम फंस गया है, ना इधर जा पा रहा है ना इधर आ पा रहा है। तो डेडलॉक के सिचुएशन में एक पर्सन जो है ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यूज करते हैं आर्टिकल 108 का, जिसको देखेंगे हम आगे, और आर्टिकल 108 को यूज करके वो समन करते हैं क्या, ज्वाइंट सीटिंग, यानी कि दोनों हाउसेस को एक साथ बैठा के इस बिल पे जो है हम बात करेंगे, वोटिंग करेंगे। ज्वाइंट सीटिंग के जितने भी मेंबर्स हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, अर्थात 543 प्लस 245, अब जितने मेंबर उस दिन आए, सपोज दैट 600 लोग आए हैं, तो इसकी मेजोरिटी चाहिए होगी, यानी 301। तो ज्वाइंट सीटिंग के मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर अप्रूव कर देते हैं तो बिल को हम मानेंगे कि दोनों हाउसेस, यानी कि बोथ द हाउसेस हैव पास्ड। ये सब कुछ हो गया, बिल अब दोनों हाउसेस से पास हो गया। इसके बाद क्या होता है, इन दोनों हाउसेस से पास होने के बाद जो पर्सन एक्टिव होते हैं वो प्रेसिडेंट, यानी कि अब प्रेसिडेंशियल एसेंट चाहिए होता है आर्टिकल 111 के तहत। आर्टिकल 79 में हमने देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अर्थात कोई बिल है लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास होके बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के वो एक्ट नहीं बन सकता है। इस वजह से कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास जब पहुंचता है बिल एसेंट के लिए, अनुमति के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अंडर आर्टिकल 111। 3 ऑल्टरनेटिव्स में क्या क्या है, पहला, ही मे गिव हिज एसेंट टू बिल, तो एसेंट दे दिए तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा। दूसरा, ही मे विथ होल्ड हिज एसेंट, यानी कि अनुमति नहीं दिया, तो बिल क्या होगा इस केस में, डेड एंड, खत्म। तीसरा प्रोविजन इनके पास क्या है, ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, इन्होंने बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। हाउएवर उसके बाद क्या होगा, इस केस में तो चलो मे गिव हिज एसेंट टू बिल तो एक्ट बन गया, मे विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल यानी कि डेड, बिल खत्म। लेकिन अगर उन्होंने बिल को रिटर्न कर दिया, खास करके मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रिटर्न नहीं करते हैं, उसके अलग प्रोविजन है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के। तो उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, सेम बिल बिना किसी उसमें अमेंडमेंट के फिर से अगर रीपास हो जाता है, यानी कि पास्ड अगेन बाय पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट के पास अब कोई चारा नहीं है, प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट टू द बिल, हैज टू गिव एसेंट, यानी कि यहां पे प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। प्रेसिडेंट रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि सस्पेंसिव वीटो, उसी मेजोरिटी के साथ, ऑर्डिनरी मेजोरिटी के साथ फिर से पार्लियामेंट जो है पास कर देती है, तो प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं, उनको जो है सिग्नेचर करना पड़ता है, यानी कि एसेंट देना पड़ता है, और बिल जो है एक्ट बन जाता है। और इसकी जरूरत क्यों है, जैसे कोई भी बिल है, अगर मान लीजिए वो भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, रिटर्न कर देते हैं, तो सपोज दैट कल को प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल जो है बहुत ही हास्ट मैनर, यानी कि बहुत जल्दीबाजी में लेकर आया गया है, जिसकी अभी जरूरत नहीं थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सोच विचार करते हैं लोग। संविधान में देखा जाए तो ऐसा कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, बट जनरली क्या होता है, न्यूज़ मीडिया कवर करती है कि भाई प्रेसिडेंट ने इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, क्यों भेजा है, और कभी कभी कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जो है उस पर प्रेसिडेंट जो है साइन नहीं करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं। वीटो पावर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट वीटो, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने विदहोल्ड कर दिया एसेंट, तो बिल जो है जो भी पार्लियामेंट से पास हुआ है उसको विदहोल्ड कर दिया, तो मतलब बिल जो है डेड एंड। दूसरा क्या होता है, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का प्रोविजन जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि जो भी पार्लियामेंट है उसको हायर मेजोरिटी के साथ फिर से पास करेगी,
यानी कि अब उससे ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होगी, जितने वोट किए थे उससे ज़्यादा। ये क्वालिफाइड वीटो जो है यूएस प्रेसिडेंट के पास होता है। तीसरा वीटो पावर जो होता है उसको हम कहते हैं सस्पेंसिव। सेम वही जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, फिर से ऑर्डिनरी मेजोरिटी से हम सेम बिल जो है पास कर देते हैं, तो वो सस्पेंसिव वीटो, मतलब एक बार आप सस्पेंड किए, दूसरी बार वही मेजोरिटी जो है उसको फिर से भेज देती है, तो सारी चीज़ें आपको साइन करना पड़ता है। एंड चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है टेकिंग नो एक्शन, कोई एक्शन ही नहीं लिया, एंड कीप द बिल पेंडिंग। क्योंकि कोई टाइम बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट कि उसको इसी टाइम के अंदर जो है एसेंट देना है या फिर कुछ विदहोल्ड करना है, चाहे जो भी करना है सारी चीज, तो वो बिल जो है पेंडिंग कितने भी वक्त तक पड़ा रह सकता है। ये होता है पॉकेट वीटो। तो जो एब्सोल्यूट वीटो है उसका यूज 1954 में किया गया है, और ये किया था किसने? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और बिल था पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। बिल क्या था क्या नहीं था डजेंट मैटर, उतना डिटेल में नहीं जाना है। तो इन्होंने विथहोल्ड कर दिया था एसेंट जो भी बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, तो बिल जो है एंड हो गया और इट डज नॉट बिकम एनी एक्ट। सस्पेंसिव का मतलब हो गया जब बिल को रिटर्न किया जाता है फॉर रिकंसिडरेशन, और हमारे देश में ये पावर है किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और ऑर्डिनरी मेजोरिटी यानी कि सेम मेजोरिटी के साथ फिर से वापस आप भेज देते हो, तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या होता है? सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग। कितने टाइम के लिए? यहां पे टाइम जो है इनडेफिनिट पीरियड, क्योंकि टाइम दिया ही नहीं है संविधान में। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट नॉट टू टेक एनी एक्शन, नॉट टू टेक एनी एक्शन इधर पॉजिटिव और निगेटिव, इस बिल को हम, इस वीटो पावर को क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। क्योंकि संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं है। यूएसए में टाइम लिमिट है। यूएसए में 10 दिन के अंदर जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा आपको। तो एक रिमार्क है, ऐसे ही कहा जाता है कि पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी अमेरिका। क्या पॉकेट वीटो का कभी यूज हुआ है? हुआ है 1986 में। प्रेसिडेंट जैल सिंह, उन्होंने पॉकेट वीटो का एक्सरसाइज किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ईयर भी 1986। वो अलग कहानी है कि फिर से बाद में जो प्रेसिडेंट आए थे आर वेंकट रमन, उन्होंने इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, लेकिन नई पार्टी बन गई थी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट की आफ्टर द डेथ ऑफ राजीव गांधी, उन्होंने इस बिल को ड्रॉप कर दिया था। वो अलग कहानी है, उसमें नहीं घुसते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे ध्यान रखिए, वीटो पावर का डिस्कशन किया हम लोग, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है सीएबी, क्या उसमें प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होता है, नो वीटो पावर। क्योंकि 24वें संशोधन के तहत 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में ये ऑब्लिगेशन डाल दिया गया, ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू कैब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो था आर्टिकल 107, जिसमें ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के बारे में बात किया हमने, अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। अ लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? दोनों के दोनों, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इधर लोकसभा और राज्यसभा। इधर प्राइवेट मेंबर बिल हो सकता है या फिर इधर पब्लिक बिल हो सकता है। पब्लिक बिल वो होता है जो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, और प्राइवेट बिल वो होता है अदर देन मिनिस्टर। अदर देन पब्लिक बिल में आपको 7 डेज का नोटिस देना होता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल में 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। With reference to the Parliament of India, consider the following statement. A private member bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। Recently, a private member bill has been passed in the Parliament of India for the first time in history. नहीं, 2025 बिल जो है पास हो चुके हैं इतिहास में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पे डी यानी नन। At which of the following stage general discussion on a bill takes place in the Lok Sabha? तो डिस्कशन किस में होता है? ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में मैंने बताया, फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस करना, एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट बुक। दूसरे रीडिंग में आपका क्या होता है? डिस्कशन होता है और कंसिडरेशन होता है बिल का। तीसरे स्टेज में क्या होता है? थर्ड रीडिंग में वोटिंग, दैट इज ईदर यू एक्सेप्ट द बिल और यू रिजेक्ट द बिल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। क्या ऐसा है? नहीं। प्रोविजन इज मनी बिल विच कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये आगे देखेंगे हम। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव्स द एसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नो, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट।
और ये आर्टिकल 111 प्रेसिडेंटियल एसेंट, और बिल इंट्रोडक्शन आर्टिकल 107 107। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो गलत है, यानी कि डी हो जाएगा। तो आज का ये टॉपिक जो है हमारा यही एंड होता है, और ये थीम है हमारा शो का ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।